आज से बिल्कुल हम लोग एक नए प्रकार की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। सीरीज कह सकते हैं आप, डिस्कशन कह सकते हैं, व्याख्यान कह सकते हैं, चर्चा कह सकते हैं, एनीथिंग यू कैन नेम इट। और उस चर्चा का नाम है हाउ टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ यू, या आप कह सकते हैं आउट ऑफ मी। यानी हमारे अंदर जो भी क्षमता है उस क्षमता को मैक्सिमम कैसे हम अपने प्रदर्शन में, पोटेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये प्रश्न हमारे दिमाग में बहुत बना रहता है और कई बार हमको समझ में नहीं आता कि क्या कर लें क्या ना कर लें। क्योंकि कई बार अपने को ये भी लगता है कि हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन जो रिजल्ट हमें लाना चाहिए वो रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। कई बार चिंताग्रस्त हो जाते हैं कि क्या होगा यार, पेपर देने वाले हैं, टेंशन हो जाती है कि पेपर में कैसे नंबर आएंगे। कई बच्चों को ये रहता है कि मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, याद नहीं होता है। बहुत ढेर सारी समस्याएं हमारी पढ़ाई के दौरान आती हैं। जैसे किसी को टाइम टेबल की समस्या हो सकती है कि टाइम टेबल सर नहीं बना पाते। कुछ की समस्या होती है कि टाइम टेबल बना तो लेते हैं सर, टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता है। कुछ को समस्या रहती है कि सर जब अब समझाया जाता है, ये केवल हम आपकी अपनी क्लास की बात नहीं कर रहे हैं, इन जनरल जो आप छोटे से अभी तक डेवलप करते हुए आए हैं, कि समस्या रहती है कि सर जब पढ़ाया जाता है तब सब समझ में आ जाता है लेकिन जब क्वेश्चन करने बैठते हैं तब नहीं आता है। या फिर लंबे समय तक मुझे याद नहीं रहता है, तो मतलब आज पढ़ लिया और आज से 2 महीने बाद 3 महीने बाद जब टेस्ट होता है तब तक पता लगता है कि आधे से ज़्यादा चीज़ें भूल चुकी हैं। कई बार कॉन्फिडेंस लो फील होता है। कई बार रेगुलर हमारा सिलेबस का पैटर्न नहीं फॉलो हो पाता है, रेगुलर जो हमारा रिवीजन प्रोग्राम है वो नहीं फॉलो हो पाता है। चीज़ें मेमोरी में रह पाती हैं, कुछ के नहीं रह पाती हैं। जाने कितनी हमारी छात्र जीवन में समस्याएं होती हैं। मैं कुछ के नाम केवल ले रहा हूँ और फिर अपने को लगता है कई बार कि यार रहने दो, चलने दो जैसा चल रहा है। फिर कई बार दिमाग में ये भी आता है कि यार वो बच्चा तो बहुत होशियार है, उसका तो सब ठीक हो जाएगा और मैं तो कहाँ, सब ऐसे ही एवरेज बच्चा हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। ये तमाम चीज़ें भी दिमाग में आती हैं। फिर लगता है कि वो यार बहुत मेहनती है, वो तो 12-12, 15-15 घंटे पढ़ लेता है और मैं तो 2-3 घंटे ही पढ़ पाता हूँ या 5-6 घंटे पढ़ पाता हूँ। तो मेरा होगा कि उसका होगा। आईक्यू अच्छी होनी चाहिए कि मेहनत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, अनगिनत प्रश्न हैं। अब इन अनगिनत प्रश्नों के जवाब हमको मिल नहीं पाते तो हम क्या करते हैं, उनको एक किनारे यूँ देते हैं फेंक, और फिर जैसा हमारा ढर्रा चलता रहता है, हम जो भी हमारा एक सिस्टम डेवलप हो गया अभी तक का अपने हिसाब से, या स्कूल में पढ़ते पढ़ते या गार्जियन के प्रेशर में, उसी ढर्रे को हम फॉलो करते चलते चले जाते हैं। उसी में से कुछ लोग सफल हो जाते हैं, कुछ लोग सफल नहीं होते हैं। लेकिन हम सब के अंदर सफल होने की क्षमता है और जितना हम सफल होना चाहते हैं केवल उतनी ही क्षमता नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा गुना हमारे अंदर क्षमता है। इसलिए मैंने सीरीज का नाम रखा है हाउ टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ यू। यानी हमारे अंदर जो भी जितना है, 2%, 5%, 7%, और ये रिलेटिव नहीं, ध्यान रखें, किसी के पास थोड़ा ज़्यादा है, किसी के पास कम है, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कि जितना मेरे पास है उसका मैं भरपूर उपयोग कैसे करूं, कैसे अपने अंदर से उसको निकाल पाऊं। और ये सारे जितने प्रश्न मैंने अभी आपसे कहे, ये कभी ना कभी सबको परेशान करते हैं। यदि आपने पढ़ाई के विषय में, भविष्य के विषय में, या कुछ भी करने के विषय में कभी भी सोचा होगा तो ये प्रश्न हमको परेशान करते ही हैं और करने चाहिए। क्योंकि यदि हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस तरीके की समस्याओं का सामना सबने किया है, मैंने भी किया है, और हर कोई व्यक्ति दुनिया में ऐसा नहीं है जिसको इन सारी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा। तो लेकिन अब बात यह आती है कि अगर मैं इन्हीं लाखों प्रश्नों के जवाब खोजने चला जाऊंगा तब तो ज़िंदगी इसी में परेशान हो जाएंगे। तो कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो मुझे एक सेंट्रल थीम पर ला सके, यानी जिसको एक चीज़ को समझने से या कुछ मिनिमम सेट ऑफ चीज़ों को समझने से मेरा सारा काम जो है वो पूरा हो सके। तो हर चीज़ के पीछे देखिए कहीं ना कहीं कुछ एक फंडामेंटल चीज़ें छुपी होती हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे पास। जैसे अगर हम संगीत का, म्यूज़िक का उदाहरण लें तो इतने सारे गाने, इतने सारे राग रागनियाँ हम लोग देखते हैं, लेकिन सब कुछ जो बेस है वही हमारे 7 स्वर हैं और उन 7 स्वरों से सारी चीज़ें देखिए अपनी बन जाती हैं। आप इस अगर साइंस के नज़रिए से देखना चाहें तो साइंस में अगर आप देखें तो इतना विराट संसार, इतने सारे कलर
और इतना विराट विस्तार और इतने प्रकार की चीज़ें, केवल हम पूरे देखें तो 105 प्रकार के एलिमेंट ही नहीं होते हैं, हजारों अरबों प्रकार की प्रजातियां, जनजातियां और न जाने कितने एनिमल। लेकिन सबके मूल में क्या छुपा हुआ? व्हाट इज द फंडामेंटल? एवरीथिंग इज मेड ऑफ एटम्स एंड एटम इटसेल्फ आर मेड ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक दैट। और फिर इनके इंट्रैक्शन से ये पूरा ब्रह्मांड और ये पूरा जो लीला आप देख रहे हैं, ये सारी रचना जो है हमारी तैयार हो जाती है। तो जैसे अपने कबीरदास भी कह गए हैं कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। यानी जब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं और उन सब को हम अलग अलग संभालने की भी कोशिश करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको 10-20 एकदम से बॉल्स दे दी जाएं और हम अपने हाथों से उठाने की कोशिश करें, या घर में जैसे कभी कभी 5-6 या 8-10 रिश्तेदार आ जाते हैं और कप फैल जाते हैं, तो उन 10 कपों को आप अपने हाथों से नहीं उठा सकते हैं। फिर आप क्या करते हैं? एक ट्रे लेकर के आते हैं, उस ट्रे में रख करके हमारा सारा सामान चला जाता है। यानी जब हमारे पास बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो उन समस्याओं की जड़ में कोई एक चीज़ ऐसी होती है जो हमारे सोल्यूशन को एक सूत्र में पिरो देती है। तो उसी को कबीरदास ने कहा कि एक साधे सब सधे। यानी एक को यदि हम साध लें, उसका यानी अगर हम पोस्ट बना लें, उस पर कंट्रोल कर लें, सब सधे और सब साधे सब जाए। और यदि हम सब चीज़ों को साधने की कोशिश करते हैं तो सब चीज़ें हमारी बेकार हो जाती हैं। इसको किसी भी दृष्टिकोण से देखिए, हमारे जो जितने भी ऋषि मुनि और पुराने संत रहे हैं, इतनी गूढ़ बातें छोटे छोटे में कह गए कि उनको आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यही चीज़ अभी जो मैंने बताई है दोहा है हमारा, या आप किसी भी जगह पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे खुश रहने की बात आती है, तो यदि आप सबको खुश रहने की कोशिश करेंगे तो शायद आप फेल हो जाएंगे, लेकिन यदि आप खुद खुश हो जाएंगे तो सभी लोग खुश हो जाएंगे। जैसे आप ये सोचें कि सूरज निकलता है, तो अगर सूरज ये देखे कि हमें सबको जाके उजाला देना और रात भर टेंशन में लेता रहे कि यार करोड़ों अरबों हमारे प्लैनेट्स हैं और फिर एक पृथ्वी नाम का भी प्लैनेट है, उसमें अरबों की संख्या में लोग रहते हैं, पशु पक्षी पेड़ पौधे, सबको मुझे प्रकाश देना यार कैसे पहुंचेगा। अगर वो ये सोचने लगेगा तो कभी प्रकाश नहीं दे पाएगा। वो क्या करता है? अपने को प्रकाशमान कर लेता है, ही इनलाइट्स हिमसेल्फ, और फिर उसको बिखेर देता है। अब उसके सामने जो जो आ जाएगा उसको वो चीज़ मिलने लगेगी। तो एक साधे सब सधे, तो वही चीज़ हमारे यहाँ पर भी, यानी जो हमारी समस्या की मूल जड़ है कि इतनी सारी जो समस्याएं हमको छात्र जीवन में नजर आ रही हैं, इनके मूल में कहीं एक कोई चीज़ है। उस चीज़ को शायद हम नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए हम क्या करते हैं? अलग अलग गलत ढंग से इलाज करते चले जाते हैं। ऐसे समझ लें कि जैसे हमें मान लीजिए बहुत सारे रोग हो गए कि सर दर्द हो रहा है, बुखार भी आ गया है और पसीना भी बह रहा है और तमाम सारी समस्याएं हैं। अब हमें मान लीजिए मूल कारण नहीं पता रोग का कि ये पर्टिकुलर मुझे है, तो हम क्या करेंगे? जब सर दर्द होगा तो सर दर्द की दवाई खा लेंगे, जब बदन दर्द होगा बदन दर्द की दवाई खा लेंगे, जुकाम होगा जुकाम की दवाई खा लेंगे, बुखार आएगा बुखार की दवाई खा लेंगे। लेकिन इस सब से हमारी मूल समस्या का अंत नहीं हो रहा है। जैसे एक बहुत बड़ा पेड़ है और उस पेड़ की मान लीजिए पत्तियों में क्या हो गया कि कीड़े लग गए। अब किसी आदमी से कहा जाए कि जाओ भैया इस पेड़ को थोड़ा सा सही कर दो, इसकी पत्तियां से कीड़े हटा दो, तो अब देखिए एक आदमी ऐसा हो सकता है, वो क्या कर सकता है कि पेड़ की हर एक पत्ती को, देखिए बहुत ईमानदार आदमी है, बहुत मेहनती आदमी है, उसने क्या किया? एक एक पत्ती में से कीड़े हटाने शुरू कर दिए। और आपको पता है कि पेड़ में लाखों पत्तियां होती हैं, तो उस आदमी को महीनों लग गए एक एक तरफ से पत्तियां हटाते, बहुत मेहनत की उसने। लेकिन उसने देखा क्या कि जब तक उसने एक तरफ पत्तियां हटा के ख़त्म की, दूसरी तरफ से फिर उसमें देखे कीड़े लगना शुरू हो गए। हमारी ज़िंदगी भी लगभग कभी कभी ऐसे ही चलती रहती है कि हम एक समस्या से निपटना शुरू करते हैं, कभी टाइम टेबल सही करते हैं तो रिवीजन बिगड़ जाता है, रिवीजन सही करना शुरू करते हैं तो शेड्यूल बिगड़ जाता है, शेड्यूल करना शुरू करते हैं तो रेगुलर पढ़ाई बिगड़ जाती है, रेगुलर पढ़ाई सही करते हैं तो पता लगे हमारे खेलने कूदने का टाइम बिगड़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हौच पौच हो जाती हैं, जबकि बड़ी मेहनत से कर रहे हैं। ध्यान से देखे, जैसे उस आदमी ने पत्तियाँ हमारी एक एक साफ की, बड़ी मेहनत की, मेहनत में उसके कोई कमी नहीं है, फिर भी मेहनत बेकार हो गई। तो ऐसे ही हमारी पढ़ाई में अगर हम बिना चीज़ को समझे हुए मेहनत करते चले जाएंगे तो केवल मेहनत से हमारा वो परिणाम नहीं आएगा जो हम चाहते हैं। अब दूसरा व्यक्ति ये कर सकता है कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, ऐसा करते पत्तियां तोड़ ही देते हैं, समस्याएं दिखेगी नहीं तो रहेंगी नहीं। तो कुछ लोग ये भी करते हैं
कि पढ़ाई में समस्या आ रही है तो ऐसा करते हैं, हटाओ हम पापा देखो आईटी की तैयारी नहीं कर पाएंगे, बहुत कठिन है, हम 10th नहीं कर पाएंगे, अपन आर्ट्स करेंगे। तो समस्या से कुछ लोग भाग जाते हैं, कुछ लोग समस्या में जूझ जाते हैं। जूझने का मतलब बिना सोचे समझे, जो पहले वाले तरह के लोग हैं पत्तियां साफ करते जा रहे हैं, दूसरे तरह के लोग हैं जिन्होंने कहा हटाओ ये सब हमसे हो नहीं पाएगा, हम रास्ता ही छोड़ देते। ये दोनों ही सोल्यूशन है। फिर एक तीसरा व्यक्ति आता है, उसने पेड़ को पूरा देखा, उसका अध्ययन किया और देखा कि इसमें इस फला चीज़ की कमी के या जिस वजह से भी आ रही कमी की वजह से या एक्स्ट्रा होने की वजह से ये कीड़े लग रहे हैं। तो उसने क्या किया, एक एक पत्ती का ख्याल नहीं रखा, वो गया जड़ पर, उसने वो चीज़ दवाई पानी खाद जो डालना उसने जड़ को दे दिया और महीने भर बाद आप देखेंगे कि पूरा पेड़ हरा हो गया, पत्ते एकदम नए हो गए, कीड़े हमेशा के लिए चले गए। और उस व्यक्ति ने क्या किया, जड़ पर यानी समस्या की जड़ पर जा करके उसने इलाज खोजा। ऐसे ही हमें समस्या की जड़ पर जाना पड़ेगा, वो जड़ क्या है ये हमें समझना पड़ेगा, तो हमें बाकी चीज़ें समझ पे आ पाएंगी। नहीं तो फिर ये हाउ टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ यू, ये भी हमारे लिए कहानी किस्सों की तरह हो जाएगा, आए गए वीडियो की तरह हो जाएगा और हम वो चीज़ नहीं सीख पाएंगे। तो अब जो हम चर्चा शुरू करने वाले हैं इसमें बहुत सारे देखिए अपने को पॉइंट्स आएंगे, बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा होगी। तो ये हमारे कई पार्ट्स में अपने को सीरीज़ कंप्लीट हो पाएगी। तो आप धीरे धीरे इसको देखते जाएंगे, समझते जाएंगे और जल्दीबाजी नहीं करेंगे। तो हम सबसे पहले आते हैं कि हमारी मूल समस्या क्या है। तो मूल समस्या पर आने से पहले अपने को देखना पड़ेगा कि ये समस्या की जड़ में है कौन, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम ठीक कर लें, सही कर लें या समझ लें। क्योंकि समस्या हल करने से पहले समझना जरूरी है। जैसे मैंने आपको पेड़ का एग्जाम्पल दिया, तो पेड़ के एग्जाम्पल में आने के पहले क्या किया कि कीड़ों का अध्ययन किया कि किस प्रकार का कीड़ा लग रहा है, यानी कौन से तत्व की कमी आ रही है। तो जैसे एक कुशल डॉक्टर होता है, पहले क्या करता है, रोग को समझता है और रोग को समझने के बाद में, डायग्नोसिस करने के बाद में दवाइयाँ देना शुरू करता है, ऐसे ही देना शुरू नहीं कर देता है। तो ऐसे ही हमें ये सोचना है, अपने आप से ये प्रश्न पूछना है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें दूसरों से अलग बनाती है। दूसरों मतलब पूरे, मैं प्राणी जगत की बात कर रहा हूँ, पेड़ पौधे चट्टान जानवर इन सब से। तो हमें सबको पता है कि वो एक चीज़ है हमारा ये जो ऊपरी माला है, ऊपरी स्टोरी, या पर स्टोरी में यहाँ जो कुछ अंदर रखा है, दैट मेक्स अस नॉट ओनली यूनिक बट ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम अदर स्पीसीज ऑफ द यूनिवर्स। तो दूसरी जितनी भी प्रजातियाँ हैं सबसे अलग क्या है कि हम इसका उपयोग उस ढंग से कर पाते हैं जिस ढंग से दूसरे प्राणी नहीं कर पाते। तो हमें इसको पहले समझना पड़ेगा। ये चीज़ अगर हमारे समझ में आ जाएगी कि ये कैसे काम करती है, कैसे रिस्पॉन्ड करती है, तो हम ये भी समझ पाएंगे कि कोई पर्टिकुलर चीज़ हमें फ़ायदा क्यों कर रही है। जैसे किसी छोटे बच्चे को समझाना होता है कि आप ऐसे कर दो बेटा, ये काम ना करो, तो शायद वो उस चीज़ को नहीं सुनता है, बल्कि जिस काम के लिए मना किया जाता है उसको अवश्य करता है। लेकिन यदि उसी बच्चे को, यदि उसमें थोड़ी समझदारी है, ये बताया जाए कि ऐसा करने से ये नुकसान होता है और ऐसा करने से ये इसमें देखिए हमें लाभ होता है, तो शायद उसको वो बात जल्दी समझ में आ जाती है। और यदि नहीं आती तो एक बार प्रैक्टिकल करके समझा दीजिए तो समझ में आ जाती है। जैसे कोई छोटा बच्चा, बहुत ही छोटा बच्चा है और उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आग लगने से या आग से जल जाने से नुकसान होता है, और छोटे बच्चे जनरली ऐसा करते हैं कि कहीं अगर बत्ती जल रही है उसको छूने लगते हैं, तो माँ बाप बोलते हैं मत जाओ मत जाओ मत जाओ, जल जाओगे। और मान लीजिए उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो बेटर ये है कि आप एक बार हल्की से कोई गर्म चीज़ लीजिए, हल्की, जिससे नुकसान ना हो, और उस बच्चे को ऐसे प्रैक्टिकल करके दिखा दो कि देखो बेटा इसको छूओगे तो ये होगा। एक बार वो जल जाएगा और एक्सपीरियंस में आ जाएगा, तो दोबारा वो उसको अब समझाना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही प्रिकॉशंस लेना शुरू कर देगा। ऐसे ही हमारा जीवन, यदि एक बार ये समझ में आ जाए कि ये क्या क्या खेल हमारे साथ खेलता है, इसको यदि हम समझ लेंगे तो जितनी समस्याएं मैंने अभी चर्चा की है उन सब के जब हम उपाय खोजेंगे तो हमें मालूम होगा कि ये उपाय हम क्यों खोज रहे हैं। जैसे जब डॉक्टर बता देता है कि देखो तुम्हें ब्लड शुगर हो गई है, अब ये गोली नहीं खाओगे तो राम नाम सत्य हो जाएगा, तो आदमी तुरंत गोली खाता है। और उसको यदि बोल दिया गया कि सुबह 4 बजे टहलने जाता है, तो वैसे शायद भले कभी न जाए, लेकिन जैसे ही डॉक्टर बता देता है कि भाई साहब देखिए यदि आप नहीं जाओगे तो आपका हार्ट फेल हो जाएगा, तो वो तुरंत सुबह निकल जाता है। तो यही चीज़ हमें करनी है, पहले हमें समझ लेना है कि ये दिमाग का
क्या रोल है, और सारी चीज़ों में देखिए रोल इसी का है, पॉजिटिव निगेटिव सारे हैं। तो पहले हम इसके खेल को समझेंगे और फिर एक एक करके सारी चीज़ों पर मैं लेक्चर्स दूंगा। टाइम टेबल कैसे बनाना है, टाइम टेबल फॉलो कैसे करना है, हमें अपने लक्ष्य, एम, रिवीजन, ये सारी चीज़ें कैसे निर्धारित करनी है, हमारा रिवीजन प्रोग्राम कैसा होना चाहिए, लंबे समय तक हमारी मेमोरी बनी रहे और हम जा कर के परीक्षा वाले दिन चीज़ों को फिर से रिकॉल कर सकें। ये सारी चीज़ें कैसे हमें रेगुलर पढ़ाई करनी है, कैसे हमें उसी के दौरान रिवीजन करना है, कंपटीशन के साथ साथ एकेडमिक कैसे करना है, और भी तमाम चीज़ें। कभी कभी कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, उस कॉन्फिडेंस को कैसे बनाए रखना है, और इस समय बीच में पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं तो थकान कैसे उतारनी है, दिमाग का कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाना है, मेडिटेशन कैसे बढ़ाना है, अंदर से खुश कैसे रहना है, ये सारी चीज़ें एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको डिस्कस करता हुआ चलूँगा। लेकिन सबसे पहला जो चीज़ है हमारा वो क्या है, हमारे पास दो चीज़ें हैं, देखिए, एक है माइंड और एक है ब्रेन। इन दोनों के खेल को अपने को समझना है, क्योंकि ये देखिए हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की तरह है। तो माइंड अगर हमारा हार्डवेयर है जिसमें सारी चीज़ें स्टोर होती हैं जा करके, तो ब्रेन उसका सॉफ्टवेयर है जो कि उसको चलाता है। तो इन दोनों चीज़ों को हमें समझना है। हमें बायोलॉजिकल नहीं समझना है कि ये इसके पार्ट को मेडुला ऑब्लांगेटा कहते हैं, इसको सेरिबेलम कहते हैं, ना, हमें तो ये समझना है कि माइंड का रोल क्या है और कैसे उस रोल को हम और इफेक्टिव बना सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं चर्चा इस बात से कि सबसे पहले आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कि हम अपने माइंड को, नो योर माइंड, आप ऐसा समझ सकते हैं, नो योर माइंड, या और भी अच्छा है बनाना है तो माइंड योर माइंड, इट्स गुड। तो हम अपने दिमाग को समझना है, दिमाग होता क्या है। तो ज़्यादा तौर पर अपने लोगों को देखिए, ये कोई ऐसा नहीं कि आपको नोट्स बनाने हैं, ये समझने की चीज़ है। तो हमें पता है कि हमारे दिमाग के दो पार्ट होते हैं मोटे तौर पर, एक लेफ्ट पार्ट होता है और एक राइट पार्ट होता है। तो जो लेफ्ट पार्ट हमारे दिमाग का होता है वो हमारे शरीर के राइट हिस्से को गवर्न करता है, ध्यान रखें। और जो राइट पार्ट होता है वो शरीर के लेफ्ट हिस्से को गवर्न करता है। तो पहले तो ये समझ लें, यानी शरीर यहाँ पे क्रॉस है तो लेफ्ट, कुछ लोग इसको ऐसे भी कहते हैं कि राइट इज नॉट राइट, राइट इज नॉट राइट एंड देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द लेफ्ट, नथिंग लेफ्ट इन द लेफ्ट। तो लेफ्ट में लेफ्ट कुछ नहीं है, इट गवर्न्स द राइट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो जितने भी हमारी बॉडी में रिफ्लेक्शन, यानी जब मैं राइट हैंड उठा रहा हूँ तो जो सिग्नल आ रहा है वो मेरे लेफ्ट ब्रेन से आ रहा है, और जब मैं लेफ्ट हैंड से कोई काम कर रहा हूँ, जैसे लेफ्ट हैंड ये चला रहा हूँ, तो सिग्नल मेरे राइट वाले पार्ट से आ रहा है। तो लेफ्ट और राइट जो हमारे दिमाग में है वो शरीर के बाकी इतने हिस्से के नीचे को वो उल्टा कवर करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये समझ लेनी है। दूसरा ये समझना है कि जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है, लेफ्ट ब्रेन जो है वो ऐसे समझ लें लॉजिकल ब्रेन भी कहलाता है। लॉजिकल ब्रेन का मतलब हो गया कि ये चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप, उनके पीछे क्या रूल्स हैं, इसमें समझने में हमारी मदद करता है। तो ब्लॉक बाय ब्लॉक जैसे किसी चीज़ को समझना है, तो जैसे जो हमने मैथमेटिक्स धीरे धीरे सीखी है वो सब हमारे इसका पार्ट है। तो जब भी हमारा दिमाग कोई भी लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप, देखिए लॉजिकल यानी स्टेप बाय स्टेप, तो ये ज़्यादा हमारे लिए सही वर्ड है। तो जो लेफ्ट पार्ट है वो हमारा क्या है, लॉजिकल, दैट इज स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग, ये काम करता है। तो ये एकदम से किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंचता है, ये स्टेप बाय स्टेप। जैसे अपने को 2 का टेबल याद करना है, तो हमें बचपन बड़ी समस्या हुई 2 का टेबल याद करने में। तो हमने जब उसको लर्न किया तो 2 1 जा 2 2 2 जा 3 2 2 जा 4, इस तरीके से जो ये लर्निंग हुई है, ये सब स्टेप बाय स्टेप जितनी भी लर्निंग है, ये सब हमारे लेफ्ट ब्रेन का पार्ट है।
और हमारी ज़्यादातर जो शिक्षा प्रणाली है, एजुकेशन सिस्टम है, वो इसी लेफ्ट ब्रेन के डेवलपमेंट पर ध्यान देता है। वेरी लिटिल concentration or attention is paid to the development of right part, और वो भी अपना ही है भाई, राइट पार्ट। तो जो हमारा राइट पार्ट है ब्रेन का, वो हमारा लॉजिकल नहीं होता, वो क्या करता है, चीजों को पर्सपेक्टिव में देखता है। पर्सपेक्टिव, या आप कह सकते हैं आर्टिस्टिक, या आप कह सकते हैं होलसम। ये लेफ्ट ब्रेन हमारा चीजों को टुकड़ों में देखता है, वन बाय वन, ये एक साथ देखता है। दैट इज इट कॉम्प्रिहेंड्स विद होल थिंग। तो पूरी जो चीज है उसको समझने की कोशिश करता है। या आर्टिस्टिक जितना भी होता है, यानी ऐसे समझ लें जितने भी कलाकार लोग हैं, म्यूजिशियन लोग हैं, जो एकदम से कविता लिखते हैं, या जैसे वो एक चित्र को देखते हैं और चित्र को देख करके वो देखिए स्टेप बाय स्टेप नहीं दे रखे, एक डॉट ऐसे जा रहा है, ये डॉट यहाँ, ये स्ट्रेट लाइन पर है, इसका स्लोप है, दे आर नॉट फॉलोइंग दिस। वो मैथमेटिकल ब्रेन से नहीं देख रहे हैं, वो आर्टिस्टिक ब्रेन से देख रहे हैं। तो आर्टिस्टिक ब्रेन में क्या होता है, चित्र में एकदम से जैसे कोई देखता है तो उसको एकदम से ऐसा लगता है, हाँ ये देखिए डेजर्ट है और ये कैमल जा रहा है, वो चीज़ों को होल सम में देखता है, इकट्ठा। तो जैसे आप ऐसे से जब हम किसी चीज़ की कहानी पढ़ रहे होते हैं कि एक राजा घोड़े पर सवार था, उसके सिर पर मुकुट था और वो घोड़े को तेज दौड़ाता हुआ जंगल में चला जा रहा था। जंगल में घने पेड़ थे, बाघ और शेर भी इधर उधर से टहल रहे थे। अचानक से उसके सामने आकर के एक शेर खड़ा हो जाता। अब ये देखिए, ये जो स्टोरी हम पढ़ रहे थे या सुन रहे थे इस केस में, तो हमारे दिमाग में एक एक करके चीज़ें देखिए सिलसिलेवार तरीके से आ रही थी। तो इस समय हमारा यानी जो लेफ्ट पार्ट था वो दिमाग का एक्टिवेट हो गया। लेकिन अचानक किसी चीज़ की मूवी एक शॉट में आपको दिखाया जाए, तो मूवी में आप अचानक से सारी चीज़ें एक साथ देखेंगे, राजा भी दिखेगा, घोड़ा भी दिखेगा, मुकुट भी दिखेगा, रफ्तार भी दिख रही है, पेड़ पौधे बाघ सब दिख रहा है, एक साथ कॉम्प्रेंड हुआ। दैट इज पार्ट ऑफ अवर राइट ब्रेन। तो लेफ्ट ब्रेन हमारे दिमाग का जो है वो अलग ढंग से चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करता है। यानी जब हमें किसी चीज़ को एक एक करके सीखना है तो लेफ्ट ब्रेन ही हमारा काम में आता है। लेकिन जब हम वो चीज़ सीख चुके हैं या कोई ऐसी चीज़ है जो कलेक्टिव हमें सीखनी है, एकदम से देखना है, जैसे अचानक से मान लीजिए कोई चीज़ आपने कोई चैप्टर पढ़ रखा है और अब अचानक से उसका दिमाग में लाना कि चैप्टर में कॉम्प्रहेंसिवली क्या था, तो वो हमारे राइट ब्रेन का पार्ट होगा, वो लेफ्ट ब्रेन का पार्ट नहीं होगा, ध्यान रखें। तो वो हमारे राइट ब्रेन में स्टिमुलस होने चाहिए, उत्तेजना आनी चाहिए, जिससे हम चीज़ों को समझ सकते हैं। तो अगर हमें अपने जो मैक्सिमम एफिशिएंसी ब्रेन की लानी है तो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों ही प्रॉपर ढंग से काम करने जरूरी है। लेकिन हमारी जो शिक्षा अभी तक रही है इस पूरी दुनिया में, उस सब ने ज़्यादा से ज़्यादा लेफ्ट ब्रेन को डेवलप करने की कोशिश की है। राइट ब्रेन यदि डेवलप होना भी चाहता है बच्चे का, जैसे कोई बच्चा पढ़ते पढ़ते अचानक कहीं चित्रकारी दिमाग में कर रहा है तो उसको डांट दिया जाता है। तो उससे क्या हुआ कि राइट ब्रेन का जो हमारी डेवलपमेंट है वो थोड़ा हैम्पर हो गया है, थोड़ा कम हो गया है। लेकिन जिनका भी लेफ्ट और राइट ब्रेन बहुत बढ़िया रहता है तो वो एक कंप्लीट पर्सनैलिटी होते हैं, आप ऐसे समझ लें, वो अच्छे व्यक्ति होते हैं। किसी भी चीज़ को करेंगे तो उसमें एक बैलेंस दिखेगा। तो अब हुआ ये कि जैसे मानिए कोई व्यक्ति कवि बन गया तो उसका राइट पार्ट ज़्यादा डेवलप हो गया तो उसकी मैथमेटिक्स कमजोर हो गई। हमें ये देखना है कि ना, हम कवि के संदर्भ में बात नहीं कर रहे हैं कि हमें इस लेफ्ट और राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन हमारा बहुत डेवलप है, मैं आपको बता दूं। राइट ब्रेन अभी उतना डेवलप नहीं है जो कि हमारे लिए होना चाहिए अप्रोप्रिएट लेवल पर। तो हम कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जिससे हम लेफ्ट और राइट दोनों पर बैलेंस बना करके काम को कर सकें। तो सबसे पहली चीज़ तो ये देखनी है अपने को कि हम राइट ब्रेन को डेवलप कैसे कर सकते हैं। तो अब अगर हम फिर से वही सारी चीज़ें बचपन से जैसे करते आ रहे हैं वही सारी चीज़ें करते रहेंगे फिर तो बहुत समय लग जाएगा, और इतना समय लग जाएगा कि फिर हमारा पढ़ाई भी ख़त्म हो जाएगी और डेवलपमेंट भी
नहीं हो पाएगा। तो अपने को राइट ब्रेन को डेवलप करने का क्या तरीका है? तो हमें धीरे धीरे अपनी पढ़ाई में आर्ट मतलब वो नहीं कि बिल्कुल फाइन आर्ट जैसे, यानी हमें कंप्लीटनेस जो एक चीज़ की होनी चाहिए उस कंप्लीटनेस को भी इन्वॉल्व करते हुए चलना है। तो जब हम सीख रहे हैं, ध्यान से देखें किसी भी चीज़ को, तब तो हमें स्टेप बाय स्टेप ही सीखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कोई भी चैप्टर हमने सीखा, मान लीजिए हमने वेक्टर ही सीख लिया, कोई भी, मतलब ये एग्जाम्पल के लिए, या आप जैसे पार्ट ऑफ स्पीच सीख ले, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें स्टेप बाय स्टेप सीखते चले जाना। अब उसमें जब हमें रिवीजन करना है, नोट्स बना करके उसको शॉर्ट में लाना है, तो हम कुछ ऐसे नोट्स बनाएं जिसमें कंप्लीट पिक्चर मेरे सामने आती है। तो कंप्लीट पिक्चर सामने आने से क्या होता है, जैसे आपको एक अभी मैंने एग्जांपल दिया, जब आप कोई कहानी पढ़ रहे हो वही कॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो कॉमिक्स में एकदम से पिक्चर सामने आती है तो दिमाग हमारा जो होता है वो पूरा एक्टिवेट हो जाता है। तो हमें सीखते समय स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को सीखना है, सिलसिलेवार जैसे पढ़ाया जाता है। लेकिन नोट्स बनाते समय में भी हम कुछ चीज़ें ऐसी कर सकते हैं ताकि जो सिलसिलेवार तरीके चीज़ें पढ़ रहे हैं उसमें भी हमारा जो है थोड़ा थोड़ा चेंज आना शुरू हो जाए, जिससे राइट ब्रेन का हमारा डेवलपमेंट शुरू हो जाए। जैसे सामान्य तौर पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं या नोट्स बनाते हैं तो हमारा पैटर्न क्या रहता है, ये देखें। तो सामान्यतः क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये मेरा पेज है और मुझे कोई मान लीजिए प्रॉब्लम हो गई कि एक सर्कल बनाना, एक आदमी जा रहा है, तो इधर लेके जनरली हम नोट्स बनाते हैं और इधर हम फिगर बनाते हैं, ये लिखते चले जाते हैं जो भी लिखना है ऐसे। और मान लीजिए बोला गया कि एक पत्थर को हवा में फेंका जाता है, तो हम एक डायग्राम यहाँ बना देते हैं और पत्थर ये फेंक दिया गया, ये चला गया। सो दिस इज अवर जनरल वे। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारी बुक्स भी लगभग इसी ढंग से बनाई जाती है। तो जब ध्यान से देखें, जब ये मेरे इस साइड में है तो ये हमारा ट्रेडिशनल तरीका है जिसमें स्टेप बाय स्टेप हम कर रहे हैं। अब हम दिमाग को स्विच ओवर करते हैं। स्विच ओवर यानी आगे से हम कोशिश करें कि जब डायग्राम बनाने को आवे तो हम पन्ने के इस साइड में बना दें और लिखना इधर शुरू कर दें। तो अब हमने दिमाग का स्विच ओवर कर दिया। तो स्विच ओवर करने से क्या हुआ कि जो कलेक्टिव चीज़ है वो हमारे देखिए इधर से आना शुरू हो गई। तो हमने इसमें राइट ब्रेन को एक्टिवेट कर दिया। तो ये छोटी छोटी टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, और ये साइंटिफिक मैं जो बता रहा हूँ ये बहुत साइंटिफिक रिसर्च के बाद आई हैं। और ध्यान से देखें, बहुत सारी चीज़ें मैं व्याख्यान में अपने डिस्कशन में वो बोलूँगा जो साइंस से बिल्कुल प्रूवन है। वो कैसे काम करती हो सकता है साइंस के पास अभी उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, मैं आपको बता दूँ। बहुत सारे हमारे दिमाग को अभी साइंस ने बहुत नहीं समझा है। साइंस दुनिया भर को समझ रही है, अपने आप को नहीं समझ पा रही है। तो बहुत सारे जैसे ये सारी चीज़ें ये हजारों लोगों पर स्टडी होने के बाद परिणाम निकाले गए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये केवल मेरे अपने की थ्योरी नहीं है, और ये काफ़ी मतलब जनरल और ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद इकट्ठा होती हैं। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ चीज़ें मैं ऐसी बताऊँगा जिनके जवाब साइंस के पास भी नहीं, हमारे पुराने ऋषियों मुनियों ने खोजी थी और वो उस ढंग से काम करती हैं। तो बीच बीच में जहाँ पर जो जैसी चीज़ होगी कि इसका आधार हमारे साइंस के पास में है। कुछ चीज़ों में क्या है कि साइंटिफिक के पास थ्योरी नहीं है, लेकिन उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके रिजल्ट देख लिए हैं कि यार जो ये बात कही जा रही थी बात सही है, भले ही उसके पास उसका एक्सप्लेनेशन नहीं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सीधे स्पिरिचुअलिज्म से, आध्यात्म से जुड़ी हुई होंगी, वो भी बताऊँगा मैं। और कुछ चीज़ें जो साइंटिफिक स्टडी से आई हैं वो भी बताते चल रहे हैं। तो ये देखा गया कि अगर हम नोट्स लेने का तरीका बदल दें तो इसमें हमारे राइट ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ जाती है और चीज़ों को समझने की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है। हालांकि शुरुआत में ये बड़ा दिक्कत भरा लगता है, क्योंकि वी हैव बीन ट्रेन्ड किस वे, जनरली ये लिखने का तरीका है कि यहाँ लिखते जाते हैं, यहाँ चित्र बनाते जाते हैं, या बीच में चित्र बना देते हैं, नीचे लिख देते हैं। तो आज से ये आदत थोड़ी सी बदलने की कोशिश करें। जब डायग्राम आवे आप इधर बना लीजिए और जो लिखना हो तो इधर लिखने की कोशिश करिए, इससे राइट ब्रेन हमारा एक्टिव हो जाएगा। दूसरी और क्या चीज़ कर सकते हैं हम राइट ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए? तो दूसरी जो चीज़ हमें राइट ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए करनी है वो क्या है कि जब हम चैप्टर का एक समरी बनावें
तो समरी बनाने में कोशिश करिए कि जैसे हम लोग की पॉइंट्स जब लिखते हैं तो की पॉइंट्स लिखने में हम लोग कोशिश ये करते हैं कि फिर से वही पॉइंट दिए ये रहा इस ढंग से लिखने की कोशिश करते हैं। की पॉइंट्स जो आप बनाते हैं उसको इस ढंग से ना बना करके आप एक डायग्राम जैसा बनाएं, यानी आप सादे पन्ने ले लीजिए कुछ, या आप ऐसा रजिस्टर ले लें जिसमें रूल वाले पन्ने ना हो, बिना लाइन वाले पन्ने हो, जैसे ये ब्लैक बोर्ड है। और देखिए जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने, जैसे मैंने लिख दिया वेक्टर। अब इससे रिलेटेड जो पॉइंट हमारे पास थे, यानी क्या क्या ऑपरेशन होते थे वो आप लिख सकते हो। ये एडिशन होता था, सब्ट्रैक्शन होता था, मल्टीप्लिकेशन होता था, ध्यान से देखते जाए, और नो डिवीजन ऐसे लिख सकते हैं। फिर यहाँ लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में पैरेलल शिफ्टिंग में चेंज नहीं होता, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। हेड टेल मेथड, यहाँ सब्ट्रैक्शन के लिए एक डायग्राम बना लिया कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये वाला मेरा b माइनस ए हो जाएगा। यहाँ पर एडिशन के लिए डायग्राम बना लिया, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये पैरेललोग्राम से मेरा a प्लस बी हो जाएगा। और यहाँ पर भी वेक्टर बी बना दें तो ट्रायंगल मेथड भी क्लियर हो गया। रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिख सकते हैं, मल्टीपल को लिख सकते हैं कि यहाँ मेरा डॉट प्रोडक्ट था, यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट था, इसकी प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं। यानी कोशिश करें कि देखिए पूरे चैप्टर की इंफॉर्मेशन, ये केवल ग्लिम्स है, झलक है, आपको खुद सोचना पड़ेगा। और ध्यान से देखें, जब ये बना रहे हैं उस समय बनाते समय पहले अपने पास से सारी इंफॉर्मेशन लिखने की कोशिश करिए, यानी कॉपी नहीं पलटनी। फिर देखें कि कौन सा कॉपी पलट के देखें, कोई पॉइंट छूट गया तो उसको भी एरो बना ले। मान लीजिए इनमें से किसी चीज को और अच्छे से एक्सप्लेन करना, मान लो डॉट प्रोडक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, तो फिर एक ऐसे डायग्राम बना ले, डॉट प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज, पॉइंट, एग्जांपल, एप्लीकेशन। तो ये देखिए मैंने चित्र के भांति बना लिया, कॉमिक्स जैसा बन गया। तो इसको हम लोग माइंड मैप या मेमोरी मैप कहते हैं। क्योंकि हमारे लिए मेमोरी का जो भी पार्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये माइंड मैप बनाने से क्या होता है कि हमारा जो पूरा लेफ्ट और राइट ब्रेन है, ये राइट ब्रेन की एक्टिविटी शुरू हो गई। ये चीज़ों के एकदम फोकस में ऐसे याद रखिएगा, और ये दिमाग में डायग्राम आ जाएगा। अच्छा यहाँ वेक्टर मैंने ये लिखा था, ये लिखा था, ये प्रॉपर्टी थी। तो ये हमारे रिकॉल करने में बहुत काम करती है। तो जब मैं ये डिस्कशन जितने भी करूँगा तो बीच बीच में आपको न केवल ये बताऊँगा कि मुझे क्या समस्या है, लेकिन उस समस्या का निवारण भी मैं आपको बताता चलूँगा। लेकिन यदि आपने इस चीज़ को फॉलो करना नहीं शुरू किया तो देखिए ये केवल एक कहानी जैसी रह जाएगी। जैसे आप एक गाना सुनते हैं, बात हो जाती है खत्म। तो अगर आपने स्टेप्स जो मैं बताता जा रहा हूँ वो फॉलो करते हुए नहीं चलेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा और वो फायदा भी नहीं होगा। तो जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको गोली देता है तो उस गोली को खाना पड़ता है हमें समय, और उसके पूरे प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करना पड़ता है, तभी उसका फ़ायदा हमें मिल पाता है। तो वही चीज़ हमें यहाँ पर करनी। देखिए अगर फ़ायदा उठाना है तो जो जो चीज़ें बताई जाएं उनको आप अपने डेली रूटीन में शामिल करना शुरू करिए। तो एक चीज़ मैंने आपको बताई कि पहला तो आप ये कि लेफ्ट और राइट वाला पार्ट ब्रेन का एक्टिवेट करने के लिए नोट्स को उस ढंग से लेना शुरू करें जब रेगुलर नोट्स बना रहे हैं। दूसरा, जब चैप्टर खत्म हो जाता है तो पूरे चैप्टर का एक रिवीजन करके 2 पन्ने में 3 पन्ने में मेमोरी मैप बना लें, माइंड मैप बना लें। अब देखिए ये केवल अभी आपके काम में नहीं आएंगे, आगे रिवीजन के काम में भी आएंगे। तो जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये पूरा एक एक लेक्चर और एक एक पॉइंट एक बड़ी योजना का हिस्सा है, बड़ी पजल है जो मैं डेवलप करने जा रहा हूँ, बड़ी एक पिक्चर है। एक भी पॉइंट यदि आप मिस कर जाएंगे और कंप्लीट नहीं करेंगे तो फिर आप वहीं खड़े हो जाएंगे जहाँ पर आप खड़े हैं। तो यदि आप लाभ लेना चाहते हैं तो इन चीज़ों को फॉलो करते हुए आज से ही कोशिश करें। जब देखिए इसकी कोई दिन नहीं तय करना कि कब से करना है, आज से शुरू करना है। जो चीज़ पढ़ रहे हैं वहीं से शुरू कर देना, हमें शुरू करना है। तो ये लेफ्ट और राइट ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ाने का एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका जो है कि हम लेफ्ट और राइट ब्रेन की एक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं वो है उनका प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन। प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन कैसे किया जाता है? तो प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन करने का जो तरीका है हमारा इनका, एक तो ये जो बताया है ही, लेकिन हमारी इनकी आपस में ट्यूनिंग जो अभी बिगड़ी हुई है उसको कैसे सही कर सकते हैं।
तो उस ट्यूनिंग को सही करने का तरीका है मेडिटेशन। यदि हम मेडिटेशन करना सीख जाए तो फिर इनकी आपस में जो ट्यूनिंग होती है, वो बैलेंसिंग होती है, वो सही हो जाती है। तो लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों आपस में कम्युनिकेट हो जाते हैं। तो जैसे हमने कोई प्रॉब्लम पढ़ी, मान लीजिए हम एग्जाम के हिसाब से देखें, और कोई प्रॉब्लम मैंने फिजिक्स की पढ़ी या कोई भी मैथ की पढ़ी, तो जैसे ही आप पढ़ेंगे तो यदि हमारा राइट ब्रेन डेवलप्ड है तो फटाक से उस प्रॉब्लम का एक खाका दिमाग में बन जाएगा और उसका एक होलसम सोल्यूशन मेरे दिमाग में आ जाएगा। अच्छा ये लगाना, ये प्रोसेस हो रहा है, वो क्लियर हो गया आपका, यानी दिमाग में वो दिख गया हमारे। अब केवल इसके बाद क्या बचा, अब लेफ्ट ब्रेन का पार्ट बचा। कई बार तो राइट वाले पार्ट से ही आंसर आ जाएगा कि यही सिचुएशन हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। जैसे कई बार अपन बोलते हैं ना, यार दिल कह रहा है यही चीज़ है, लेकिन आपसे बोले अच्छा बताओ कैसे, हम नहीं बता पाते, हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब राइट ब्रेन ने उस चीज़ को कॉम्प्रहेंड कर लिया है, लेकिन हमारे लेफ्ट ब्रेन के साथ उसका कम्युनिकेशन नहीं है, तो वो बता नहीं पा रहा है कि ऐसे कैसे हो रहा है। जैसे आप कोई जब पजल सॉल्व करते हैं या कई चित्र में देखते हैं ना कि इस चित्र में रास्ता खोज के निकालिए कहाँ से आ रहा है, तो उसमें कई बार आप चित्र यूँ देखते हैं और हर रास्ते पर जाके नहीं देखते हैं, एक बार यूँ स्कैन करते हो दिख जाता है रास्ता कौन सा है। राइट ब्रेन इज वर्किंग। जैसे एक होता है भीड़ में, जैसे आपको मान लीजिए किसी व्यक्ति को पहचाना, मान लीजिए बहुत बड़ी बारात है और आपको देखना है आपके पापा कहाँ पर है, तो आप पूरी भीड़ में यूँ देखते हैं और हर आदमी का चेहरा नहीं पहचान रहे। देखिए आपने दिमाग में एक पापा का चेहरा बना रखा और उसको बस स्कैन करते चले आ रहे हैं भीड़ को, और खट से दिख गया हाँ पापा मिल गए। यही तो होता है। राइट ब्रेन हमारा क्या होता है, जिस जगह पर पहुंचना है उस जगह पर एक बार पहुंचता है। ये भी राइट ब्रेन की बड़ी खासियत है, वो पूरे डेटा को सॉर्ट आउट नहीं करता है। यहीं पे जैसे किसी तीसरे व्यक्ति से कहा जाता है, जैसे मान लो एक हम आदमी वहाँ बिठा देते हैं कि भाई साहब हमारे पापा खो गए, इनको जरा ढूंढ दो, और ये रहे उनकी फोटो, तो वो क्या करता है, हर आदमी को बारात को बुलाता है, अच्छा तुम आओ तुम आओ तुम आओ तुम आओ, चेहरा नहीं मिल रहा है नहीं मिल रहा है। फाइनली उसको हो सकता है सारे आदमियों को एक्सप्लेन करना पड़ता है, और उसके बाद जा कर के एग्जामिन करने के बाद वो बता पाता है। लेकिन हमने एक बार में देख लिया। यही चीज़ हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में डेवलप करनी है कि हमने प्रॉब्लम देखा और खट से हमें पता होगा कि सोल्यूशन इसके आसपास होना चाहिए। तो अगर थ्योरेटिकल आंसर है या बहुत कम कैलकुलेटिव तो एक ही बार में हमारा काम हो जाएगा। लेकिन अब मान लीजिए हमने प्रॉब्लम का सोल्यूशन देख लिया, अब उसमें मान लीजिए कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व है कि ये पर्टिकुलर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मुझे, ये स्टेप करने पड़ेंगे। अब मेरा लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा, कैलकुलेशन करूंगा, सीधा आंसर आ जाएगा। कई बार आधा क्वेश्चन करते करते भी अपने को सोल्यूशन दिखना शुरू हो जाता है, यदि राइट ब्रेन एक्टिव हमने उस समय किया हुआ, ध्यान रखते हैं एक्टिव रहता है ना। इसलिए कई बार क्या होता है, बच्चे पूरा 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 क्वेश्चन करेंगे, आखिरी में जब तक डेसिमल तक आंसर नहीं आ जाएगा उनको भरोसा नहीं आता कि मेरा आंसर आ चुका है। कुछ बच्चे बड़े स्मार्ट होते होंगे, आपने देखा होगा, तो आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ हो कि आपने आधा क्या दिख गया रही है तो यही सोल्यूशन है। जैसे कई एग्जाम्पल मैंने आपको अभी वेक्टर में भी बताए थे कि लंबे चौड़े मेथड से भी करें, मैथमेटिक्स लगा के फॉर्मूला लगा करके तो भी आंसर आ रहा था। लेकिन मैंने कहा कि यदि आप इसका फिगर सोच लें कि ये वेक्टर इस सिचुएशन को हमारा रिप्रेजेंट कर रहा था, तो देखिए उनके आंसर जल्दी आपको मिल गए। तो उस समय हम क्या कर रहे हैं, राइट ब्रेन का यूज ज़्यादा कर रहे हैं। तो हमें राइट ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि ये चीज़ों के सोल्यूशन एक बार में देखता है, और यही हम इंसानों की खास बात है। और एक चीज़ देखें, कई बार जानवर भी इस चीज़ को समझता है, उनके भी राइट ब्रेन कई बार एक्टिव होते हैं, उनका लेफ्ट ब्रेन एक्टिव नहीं है। आपका कुत्ता आपको बड़े अच्छे से पहचानता है, लॉजिकल उसके पास कुछ नहीं है, वो आपको 2 का टेबल नहीं बता सकता है, लेकिन कई बार वो चीज़ों को कॉम्प्रहेंसिवली इतना अच्छे से जानता है जितना हम भी नहीं जानते हैं। तो हमें राइट ब्रेन की अपनी हिफाजत करनी है, उसका डेवलपमेंट करना है। उसके लिए कुछ टेक्निक मैंने बताई, बहुत सारी आगे भी जब हम कोई चीज़ पे चर्चा करेंगे तो मैं बताता रहूँगा कि ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि राइट ब्रेन हमें एक्टिव करना है। तो देखिए मेडिटेशन का जैसे मैंने अभी नाम लिया, तो मेडिटेशन हम अभी बहुत अच्छा तो नहीं जानते, धीरे धीरे उसको भी सीखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक काम आप लोग डेली करना शुरू कर दीजिए, ताकि हम मेडिटेशन में जब प्रवेश करें तो उससे पहले कि हमारी तैयारी पूरी हो सके। जैसे अभी हम फिजिक्स में प्रवेश करने से पहले मैथमेटिकल टूल्स और ये सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, तो वैसे ही हम कुछ बेसिक्स हैं जो अगर हम करना शुरू कर दें तो मेडिटेशन की भी हमारी तैयारी शुरू हो जाएगी, और साथ ही साथ हमारा आज से ही लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन का जो आपस में सामंजस्य है वो शुरू हो जाएगा। उसके लिए क्या करना है आपको, आप आराम से किसी जगह पर बैठ जाइए, चेयर में बैठ जाइए, गद्दे में बैठ जाइए, ज़मीन पे बैठ जाइए,
रिलैक्स मोड में बैठ जाइए। जरूरी नहीं कि आप पद्मासन लगा के बैठें, पद्मासन लगा लें तो बहुत अच्छा है, ना लगा पाएँ तो भी अपने को बहुत अच्छा है। तो करना क्या है अपने को, हमें अल्फ़ा ब्रीदिंग करनी है। अल्फ़ा बीटा ये टेक्निकल नाम है, हम उसकी टेक्निकलिटी में नहीं जा रहे हैं, ध्यान रखें। हम टेक्निकल पॉइंट यहाँ समझने के लिए नहीं, हम तो ये देख रहे हैं कि ये चीज़ करने से किसका क्या फ़ायदा होगा। तो अपने को जब अल्फ़ा ब्रीदिंग करनी है, उसका मतलब होता है कि स्लो पेस में ब्रीदिंग करनी है। सामान्यतः जो हमारा ब्रीदिंग का पेस होता है वो तेज़ होता है। एक दिन हम लोग ब्रीदिंग पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये बताना है कि चूँकि मैं लेफ्ट और राइट ब्रेन की बात चल रही है, तो आप रिलैक्स होकर बैठ जाइए किसी भी जगह पर और फिर आँख बंद कर लें, सोने के लिए नहीं, आँख बंद करके धीमे धीमे अपने को ऑक्सीजन को खींचना है। और खींचते समय कोशिश ये करनी कि जितना गहरे हमारी ऑक्सीजन जा सके। सामान्यतः हम क्या होता है कि एब्डोमेन तक सांस को नहीं ले जाने हैं, तो अब हम जब इस तरीके की ब्रीदिंग करेंगे जैसे कपालभाति में की जाती है, अगर आपने स्वामी रामदेव को देखा होगा, तो आपको आँख बंद कर लेनी है और इनहेल करना है डीप ब्रीथ करके, और धीरे धीरे ब्रीथ लेनी है। और आप चाहे तो इसके लिए ऐसा भी कर सकते हैं कि मन में 1 2 3 4 5 आराम से काउंटिंग करते हुए जाएं कि मान लीजिए 5 तक की काउंट में आपके अंदर ये गई है। तो जब वो अंदर जा रही है तो आपको कुछ और नहीं सोचना है, उसी 1 2 3 4 5 के साथ में अंदर फील करना है कि ये ऑक्सीजन जा रही है, उसको फील, ये हमने उसका जो पाथ अंदर जा रहा है उस पाथ को अपने को फील करना है कि वो नीचे तक पहुंच गई। फिर थोड़ी देर के लिए उसको वहाँ पर होल्ड करें। एक उसमें भी काउंटिंग आप करते रह सकते हैं, 1 काउंट 2 काउंट 3 काउंट जितने हो जाए, और फिर उसी पेस से बाहर लाना है, यानी 1 2 3 4 5 जितने पेस से अंदर ले गए थे। इस प्रक्रिया को आपको 20 बार करना है, बस, इससे ज़्यादा नहीं करना। और फिर जब आप और इस लेक्चर के ख़त्म होते ही आप इसको तुरंत करके देखेंगे इसका फ़ायदा कितना मिलता है, तुरंत से करना शुरू करें। तो इसको आप 20 बार करिए और फिर आप देखें कि दिमाग कितना रिलैक्स हो जाता है। अब इसमें रिलैक्सेशन के क्यों ऐसा काम करता है वो अपन बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन इसका फ़ायदा आपको आज से ही मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप आँख बंद करके बैठेंगे, 20 बार आपको अल्फ़ा ब्रीदिंग करनी है जिस तरीके से मैंने आपको बताई है। क्लियर है इतना? अब इसको कब कब कर सकते हैं? कभी भी कर सकते हैं। तो लेकिन मैं सलाह दूंगा कि जब आप नहा करके आते हैं तब एक बार बैठ करके जरूर करें, और जब नहा करके आके करते हैं तब आप केवल 20 बार करेंगे, जरूरी नहीं, तब थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। तब आप इसको 40-50 बार कम से कम करिए, 50 आपके लिए बहुत सफिशियंट है। एटलीस्ट 50 बार आप नहा के कर लीजिए, जरूर करें। फिर आप देखेंगे आपके दिमाग का जो फंक्शनल लेवल है ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा। दूसरा क्या करना है कि जब आप पढ़ने बैठते हैं, कभी भी इधर से उधर से घूम करके आए और पढ़ने बैठ रहे हैं, तो पढ़ने बैठने से पहले यानी किताब खोलने से पहले आपको रिलैक्स हो जाना है, और 10 से 20 बार, बहुत ज़्यादा टाइम में आप 10 बार भी कर सकते हैं, आपको ये काम करना है। ऐसे ही जब पढ़ते पढ़ते थक गए और आप ब्रेक लेना चाहते हैं तो उस ब्रेक के दौरान भी आप इसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से यानी पढ़ने बैठने से पहले तो करना ही करना है, और 1 घंटे बाद 5 मिनट का ब्रेक यदि आप ले रहे हैं, ब्रेक क्यों लेना चाहिए ये भी मैं बताऊँगा। लगातार पढ़ते समय भी ब्रेक बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन ये अल्फ़ा ब्रीदिंग सब जगह काम में आएगी। तो ये आपके पानी के गिलास की तरह है, यानी जब प्यास लगे पी लीजिए, जब प्यास लगे पी लीजिए, जब मन करे करिए, लेकिन पढ़ते में शुरुआत में और लगभग हर 45 मिनट और 1 घंटे के बाद में आप 10 से 20 बार, 10 बार भी कर लो तो फ़ायदा इसका आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो लेफ्ट और राइट ब्रेन की हमें एक्टिविटी बढ़ाते जाना है। नेक्स्ट जब हमारा वीडियो लेक्चर होगा तो उस पर मैं माइंड और उसके पार्ट और उसका आपस में कैसे कनेक्शन होता है इस पर चर्चा करेंगे। मेमोरी कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सब धीरे धीरे एक एक करके सारे पार्ट आएंगे, और फिर मैं जब ये सब समझ लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि क्यों हमें ये स्टेप पूरे करने चाहिए। जैसे आज मैंने बता दिया अल्फा ब्रीदिंग करनी है, तो अब हमें पता है क्यों करनी है, क्योंकि हम अपने ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। जो हमारा राइट ब्रेन अभी सो गया है या कमतर चलता है, या लेफ्ट ब्रेन, देखिए ध्यान दें, दोनों ही चीज़ें इसमें जो अल्फा ब्रीदिंग है क्या करेगी, दोनों बड़ा इसका मैजिक वर्क है। अगर आपका लेफ्ट ब्रेन थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है, आप आर्टिस्टिक या उस तरीके ज़्यादा है कॉम्प्रेंसिव वाले, जैसे रामानुजम थे, ध्यान से देखें, रामानुजम जो थे उनका राइट ब्रेन, मतलब ही वॉज मैथमेटिशियन, ध्यान दें, लेकिन उनका राइट ब्रेन बहुत एक्टिव था, इसलिए वो क्या करते थे, थ्योरम को प्रूव नहीं देते थे, लेकिन थ्योरम देख के बोल देते थे कि ये होना चाहिए। और आपको पता है यदि आपने उनको फॉलो किया होगा कि उनकी कुछ थ्योरम्स ऐसी थी जो
बहुत सालों बाद प्रूव हो पाई हैं। अभी कुछ सालों पहले कुछ थ्योरम प्रूव हुई हैं और उस थ्योरम को प्रूव करने में 1200 पन्ने लग गए। 1200 पन्ने ऑस्ट्रेलिया के मैथमेटिशियन ने प्रूव की और 20 साल प्रूव करने में लग गए और उन्होंने एकदम से बैठे बैठे सोच करके बता दिया। तो वो क्या था? वो राइट ब्रेन था। राइट ब्रेन इतना है, ध्यान से देखें, आइंस्टाइन का भी राइट ब्रेन बहुत एक्टिव था। वो कभी लैब में नहीं गए, आपको पता होना चाहिए, उन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट दिमाग में किए। उनका राइट ब्रेन बहुत एक्टिव था। ये चीज़ तो जिनका राइट ब्रेन एक्टिव उनके लेफ्ट ब्रेन में फ़ायदा करेगी, जो मैं अल्फा ब्रीदिंग बता रहा हूँ, यानी आपके मैथमेटिकल एबिलिटी डेवलप होना शुरू होगी। और राइट वाला है तो खराब तो राइट में, यानी कुल मिलाकर दिमाग के जिस हिस्से में डिसबैलेंस है उसको ये बैलेंस देने की कोशिश करेगा। और ये पहली शुरुआत है हमारे मेडिटेशन की। अल्फा ब्रीदिंग रामबाण दवा है। जैसे आप मान लीजिए पेपर देने बैठे और पेपर देते देते अचानक हमारे मान लीजिए एंग्जाइटी होने लगी, तो सर रिलैक्स, आँख बंद करिए, सब भूल जाइए, 10 बार अल्फा ब्रीदिंग करिए और आप वापस देंगे, चमत्कार हो गया, आपका दिमाग फिर फोकस हो गया। तो ये मैजिक पिल की तरह है अल्फा ब्रीदिंग। इसको डेली लाइफ के जितने हिस्से में आप, जब आप शांत बैठे, मान लीजिए लोग कमरे में आपके चिल्लाना शुरू कर दिया, ए मम्मी बात ना करो, मेरा मन नहीं लग रहा है, उसको चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आप उसकी बजाय बैठ जाइए और 10-20 बार अल्फा ब्रीदिंग करिए और फिर आप पढ़ने में लग जाइए और देखिए आपका दिमाग जो है वो फिर से शांत होकर के आ जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं और हम लोग करते हुए चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।